बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज ऑब्वियसली बात होगी मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम्स की सीरीज़ की। इन कॉलम्स का मकसद क्या है, इससे कहाँ कहाँ और किस किस को क्या क्या पैगाम पहुँचाना मकसूद है। इन कॉलम्स के ज़रिए मुस्तक़बिल का अहवाल जानने की कोशिश करेंगे और इस बात पर भी नाज़रीन ज़रूर बात होनी चाहिए कि बात कहने का, नेशनल पॉलिसी देने का क्या ये कोई दुरुस्त तरीका है। नून लीग की इस वक्त नाज़रीन मुश्किल क्या है, नून लीग असम्बलियाँ तोड़ने का पैगाम किसको दे रही है और क्यों दे रही है। पंजाब में क्या होने जा रहा है, करप्शन की तहकीकात किन इदारों से शुरू कर दी गई है। और नाज़रीन, आज का सबसे बड़ा धमाका कि क्या इसहाक डार साहब ने वाकई तबले जंग बजा दिया है। इस्लामाबाद में नाज़रीन एक लीक कॉल के चर्चे क्यों हैं, इन सब पर बात होगी। मगर पहले ज़िक्र हो जाए 2 रोज़ से पूरे मुल्क में सुहेल वड़ाइच के कॉलम्स पर बहस जारी है। नाज़रीन, मेरा इस हवाले से एक बड़ा सोची समझी मेरी ओपिनियन ये है कि जब नेशनल पॉलिसी का मामला आए, जब आप पूरे मुल्क की बात कर रहे हो और इंतहाई संजीदा नौइयत की बात हो, जब पॉलिसी की बात हो, मुल्क के मुस्तक़बिल की बात हो, तो नाज़रीन मेरी बहुत ही एक आज़ाना सी राय ये है कि इस अंदाज़ में ऐसी बातों पर यकीन करके उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि जिस अंदाज़ में ये गुफ्तगू की जा रही है, ऐसे मौके पे जिस शख्सियत के साथ ये सब कुछ मंसूब किया जा रहा है, अभी तक मेरी मालूमात ये हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब की आर्मी चीफ़ के साथ कोई बाकायदा इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन वो मुसलसल आर्मी चीफ़ के हवाले से कुछ न कुछ बातें जो हैं बड़ी बड़े पैमाने पर, बड़े दबंग लहजे में, बड़े साफ साफ खुले खुले अंदाज में बयान करते चले जा रहे हैं। और जहाँ कहीं कहीं पे वो लहजा जो है अपना वो मलफूफ कर लेते हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है नाज़रीन। तो मेरे ख़्याल में इस मौके पे जिस इदारे की सबसे अहम ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मामलात की दो टोक अंदाज में तरदीद या तस्दीक करे, या कम अज़ कम आर्मी चीफ़ की तरफ से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अपना मौक़िफ़ वाज़े करे। वो ऑब्वियसली ISPR है जिसका ये काम है कि वो ये बताए कि ये जो बातें आर्मी चीफ़ से मंसूब की जा रही हैं बग़ैर किसी इंटरव्यू के, उस इंटरव्यू की कोई अभी तक तस्वीर वीडियो जो है वो सामने नहीं आई, ना ही ये बताया जा रहा है वाज़े अंदाज में कि क्या ये इंटरव्यू था, कहाँ हुआ था। मैंने अपनी मालूमात आपके साथ शेयर कर दी हैं कि ये वहाँ पे ब्रसल्स में मुख्तलिफ़ टोटे जोड़ के इसको एक इंटरव्यू की शक्ल दी जा रही है। हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन मेरी अभी तक की इन्फॉर्मेशन जो है वो यही है। और इस बात की तस्दीक या तरदीद करना जो है वो मेरी आज़ाना राय में जो फ़र्ज़ बनता है वो ISPR का बनता है। नाज़रीन, इस पर, इस इंटरव्यू पर और इन कॉलम्स पर इतना लिखा जा चुका है, इतना बोला जा चुका है कि मज़ीद कुछ कहने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। निज़ाम के रखवाले हर चंद माह के बाद कहा जाता है कि जी टेस्टर लगाकर अवामी मूड चेक करने की कोशिश करते हैं। ये वड़ाइच साहब के 2 कॉलम्स भी एक टेस्टर ही थे। इन कॉलम्स का मकसद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की वकालत करना भी था, मगर नताइज जो हैं वो इसके बिल्कुल उलट निकले। अब सुहेल वड़ाइच जो है वो एक तजर्बाकार और जहांदीदा सहाफ़ी हैं, मगर वो अवामी नब्ज़ पर हाथ शायद सही तरह से नहीं रख सके, या फिर वो ताकतवरों के कुर्ब में जाने के शौक़ में उन्होंने अवामी मिजाज को अहमियत देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। नाज़रीन, तारीख़ का सबक यही है कि कौमें हमेशा इस्तकामत दिखाने और डट जाने वालों के साथ खड़ी रहती हैं। वो बहादुरों को हीरो मानती हैं, जुल्म करने वालों के कसीदे और डंडे के फ़ज़ाइल से लोगों के दिल नहीं जीते जा सकते। ख़ुद ऐसे किस्सा गो भी बिलाखिर नफ़रत की अलामत बन जाते हैं और तारीख़ में कहीं गुम हो जाते हैं। अब इन 2 कॉलम्स पर नाज़रीन बात हो जाए। वड़ाइच साहब ने इन 2 कॉलम्स में मौजूदा निज़ाम का अलमिया बयान कर दिया। उनका पहला कॉलम तो फील्ड मार्शल से मुलाकात के दौरान होने वाली गुफ्तगू पर मुश्तमिल था। चाहिए तो ये था कि वड़ाइच साहब एक अच्छे सहाफ़ी की तरह फील्ड मार्शल से सवाल करते कि सदर ट्रंप के साथ उनकी गैर मामूली मुलाकात में क्या बातें हुई हैं। 2 टोक अंदाज में सवाल होता और फिर जवाब की भी हमें समझ आ जाती और वो कौम को फिर इस बारे में आगाह करते। मगर उन्होंने बताया कि अडयाले का
कैदी जब तक दिल की गहराइयों से माफ़ी नहीं मांगता, सच्चे दिल से तौबा नहीं करता, उस वक्त तक मामला जो है वो सुलझ नहीं सकते। पहले एक कालम का जो लुबे लुबाब था वो यही था कि जी माफ़ी मामला दुरुस्त करने की शर्त अव्वल है। अपने दूसरे कॉलम में वड़ाइच साहब ने माफ़ी के फ़ज़ाइल भी गिनवाए। बताया गया है कि जेल से निकलें और अगले इंतखाबात तक खामोश बैठे रहें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। यानी इमरान खान को मशवरा दिया गया कि नवाज़ शरीफ और जरदारी की तरह अपनी इज़्ज़त, गैरत और ख़ुददारी नामी जो गैर ज़रूरी चीज़ों से जान छुड़ाएँ और खुशामदी बनकर जब इक़्तिदार मिले तो उसे इंजॉय करें। यानी ये बात वड़ाइच साहब अपनी तरफ से इमरान खान को कीमती मशवरों से नवाज रहे थे अपनी तरफ से। फिर माफ़ी ना मांगने पर उसके नताइज बताए गए। कहा गया कि मकबूल तो भुट्टो भी था, अगर उसका अंजाम एक जल्लाद तारा मसीह के हाथों हुआ, इससे क्या मुराद है? इसका सीधा मतलब यह है कि इमरान खान ने मुज़ाहमत जारी रखी तो उनका अंजाम भी भुट्टो जैसा होगा। लेकिन ये खुली धमकी नहीं तो और क्या है। फिर सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में रहमान और शैतान का किस्सा भी ले आए। यानी इमरान खान के कानों को हाथ लगाकर माफ़ी मांग ले अगर इमरान खान, तो जरदारी और नवाज शरीफ की तरफ फरिश्ता बन सकता है, लेकिन अगर उन्होंने माफ़ी ना मांगी तो वो शैतान बना दिए जाएंगे। अब ये सारी बातें जो है ये एक दूसरी शख्सियत के मुँह में डाल के कही गई हैं। नाज़रीन, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसने क्या जुमला कहा, कौन सी बात किससे मंसूब की जा रही है, कौन सी बात वड़ाइच साहब अपनी तरफ से कर रहे हैं, कौन सी बात आर्मी चीफ ने कही है। यही मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि सारा पूरे निज़ाम के हक़ में ये बेहतर है, पूरे मुल्क और रियासत के हक़ में ये बेहतर है, ख़ुद आर्मी चीफ के हक़ में ये बेहतर है कि वो बाकायदा अपने तर्जुमान के ज़रिए जिन बातों को वो ओन करते हैं उनको खुलेआम ओन करें, उनकी तस्दीक करें, और जो बातें उन्होंने नहीं कही, उनसे मंसूब की जा रही हैं, उसकी तस्दीक करनी चाहिए, ताकि ये जो केओस है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये ख़त्म हो। क्योंकि अभी तक कुछ बातों की कुछ हल्के जो हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, और कहीं कहीं से बात आ रही है कि नहीं जी ये फ़लाँ बात फ़लाँ ने की, फ़लाँ बात के जवाब में की गई। इस तरह होता है, हम देखते चले आए हैं अपनी साफ़ती पूरी ज़िंदगी में कि शख्सियात के साथ ऐसे इंटरव्यू मंसूब किए जाते हैं और कुछ अरसे के बाद कुछ बातों का डिनाइल आ जाता है और कुछ बातों की तस्दीक कर दी जाती है। जो बातें सूट करती हैं उनकी तस्दीक कर दी जाती है, जो बातें सूट नहीं करती उनका डिनाइल कर दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ द राइट टाइम कि अभी वक्त से पहले इस बात की किसी न किसी अंदाज में जो है तस्दीक या तरदीद होनी चाहिए। नाज़रीन, ताकत के नशे में मस्त ग्रोह भी अपने किए पर नदामत का इजहार करेगा या नहीं जब माफ़ी की बात होती है। तो सुहेल वड़ाइच साहब से पूछा जाना चाहिए कि सिर्फ मज़लूम की मुश्कें ही कसी जाएँ या फिर ताकत वालों से भी कोई सवाल किया जाएगा। एक अच्छे सहाफ़ी की तरह वड़ाइच साहब आपको चाहिए था कि आप सवाल करते कि जी पूरी कौम जो है वो अपना मैंडेट चुराए जाने पर नाराज़ है। सवाल करते कि आइन पर शबखून मारा गया तो फिर हासिल क्या हुआ, फिर बताते, फिर चाहे मलफूफ बताते, चाहे वो हकायात लगा कर सुनाते साथ हमें वड़ाइच साहब, फिर बड़ा मज़ा आता हमें। मगर आपने ऐसी कोई बात हमें नहीं बताई वड़ाइच साहब, तो इसलिए आपकी बातें आधी समझ आ रही हैं, आधी नहीं, ऊपर से हम जैसे कम अकलों के ऊपर से गुजर गई हैं। मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ आ रहा कि कौन सा जुमला आप अपने आप से मंसूब कर रहे हैं और कौन सी बात जो है वो आपने इंटरव्यू में पूछी, और ये इंटरव्यू कहाँ हुआ। मेरा बार बार सवाल ये इंटरव्यू कब हुआ, कहाँ हुआ, उसकी कोई तस्वीर जारी होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा खुफिया इंटरव्यू है जिसकी कोई वीडियो या तस्वीर ही नहीं जारी की गई। मतलब ये नतीजा अखज़ किया गया कि जी मुल्क को हम की निजात एक कैदी की दिल से मांगी हुई माफ़ी है, और माफ़ी ना मांगने की वजह से जो है वो मुल्क जो है वो इस दलदल से नहीं निकल रहा। सुहेल वड़ाइच साहब, जब आपने मतलब मैं सादा सी बात कर रहा हूँ कि या तो पर इन बातों का आप वड़ाइच साहब ना जवाब दें, वरना मतलब उम्र के इस हिस्से में ये सब कुछ करके मतलब कुछ अरसे बाद यही कहा जाएगा या तो आपने अपनी तवील सहाफ़त के साथ ज़्यादती कर दी है या उसे जिला बख्शी है। ये मेरा ख्याल आने वाला वक्त आपको, आने वाले चंद दिन ही आपको बता देंगे। अब माफ़ी की ख्वाहिश इस बात का ऐलान है नाज़रीन, लोग अपने अपने अंदाज में इन कॉलम्स को, मैं इंटरव्यू का नाम ही नहीं दे रहा इसको, मैं तो कह रहा हूँ इन कॉलम्स को अपने अपने अंदाज में मायने पहना रहे हैं। कुछ कहते हैं कि जी माफ़ी की ख्वाहिश इस बात का ऐलान है कि इमरान खान किसी जुर्म पर अडयाले जेल में बंद है।
वो तो अपनी जद्दोजहद और नजरिए की वजह से कैद है। वो लोग कहते हैं अगर कोई जुर्म होता तो माफ़ी मांगने की बजाय उसे सज़ा दी जाती, बल्कि ये कहा जाता कि जितनी मर्जी माफ़ी मांग लो, इस जुर्म पर माफ़ी नहीं मिल सकती। मगर जुर्म तो कोई और हुआ ही नहीं। जुर्म सिर्फ इतना है कि इमरान खान की मकबूलियत का बोझ जो है वो मौजूदा निज़ाम उठाने के काबिल नहीं रहा। इमरान खान का जुर्म यह है कि उसने 70 साल से बनाए हुए बेहुदा निज़ाम की चूल्हे तक ला के रख दिए। उसने इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे बने रवायती सियासतदानों की सियासत बर्बाद करके रख दी। सीधी बात है, खान का जुर्म यह है कि उसने लिसानियत, सुबाइयत और मज़हब के नाम पर सियासत करने वाले बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए। और उसका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उसने ताकतवरों की बार्गेनिंग पोजीशन ज़ीरो करके रख दी है। इमरान खान का इससे भी बड़ा जुर्म यह है कि वो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का घंटा घर बना हुआ है। बात शुरू भी उससे होती है और ख़त्म भी उसी पे होती है। इधर भी दाएं से भी, बाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। जिधर से देखो आपको इमरान खान नज़र आता है, बल्कि सिर्फ इमरान खान ही नज़र आता है और कोई नज़र ही नहीं आता। इसलिए निज़ाम की अगर अना की तस्कीन इमरान खान की माफ़ी के बग़ैर नहीं हो रही तो फिर सोचा जाना चाहिए। 9 मई तो फिर महज बहाना हुआ ना। 9 मई से 6 माह कबल 3 नवंबर को वज़ीराबाद में इमरान खान पर कातलाना हमला हो चुका था। वो तो अल्लाह को उसकी ज़िंदगी मंजूर थी, वरना मारने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस कातलाना हमले से पहले इमरान खान के घर ज़मान पार्क पर 36 घंटे शेलिंग की गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर भी उन पर कातलाना हमला हुआ था। तब तो कोई 9 मई नहीं हुआ था ना। फिर जब हाई कोर्ट में दरवाजे तोड़कर इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, कौम के लीडर को कॉलर से पकड़ के घसीटा गया, गिरफ्तार किया गया, उस गिरफ्तारी को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर कानूनी करार दे दिया था। उस पर किसी ने माफ़ी क्यों नहीं मांगी? उस वक्त जब गिरफ्तारी हुई, जब ये वाक़या हुआ अफसोसनाक, उस वक्त तो कोई 9 मई नहीं हुआ था। 9 मई से पहले ही एक मलांग तबीयत जो है बिल्कुल ज़िले शाह को बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था मुबैना तौर पर। उसकी इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुई, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन। 9 मई से पहले इमरान खान पर मुकदमात की सेंचुरी बना दी गई थी। 9 मई पर माफ़ी का राग अलापने वाले 9 मई से पहले होने वाले मजालम पर बात क्यों नहीं करते? अब आ जाए 9 मई पर। इमरान खान को कई बार कह चुके हैं कि इस मामले पर इमरान खान खुद कह चुका है कि इस मामले पर जुडिशल कमीशन बना दें। तहरीक इंसाफ 9 मई की ज़िम्मेदार साबित हो गई तो वो ना सिर्फ माफ़ी मांगेगी बल्कि इसके ज़िम्मेदारान को पार्टी से भी निकाल देगी। अब माफ़ी मंगवाने के शौकीन इस ऑफ़र का जवाब क्यों नहीं देते? ये सहाफ़ी जो सारे हमारे दोस्त हैं, ये इस बात का जवाब दें ना। या जो सियासतदान 9 मई की शील्ड लेके बैठ जाते हैं हर दूसरे दिन, 9 मई करते हैं स्टेजेस पे जाके और इक़्तिदार के झूले भी झूल रहे हैं, उनको चाहिए कि इन सवालात का जवाब दें। माफ़ी जो है उनकी रट लगाकर, माफ़ी की रट लगाकर ये पता चलता है कि अदालतों की कोई हैसियत है ना उनके फ़ैसलों की हैसियत है। आप माफ़ी मांगकर अगर सिस्टम की, इस निज़ाम की अना को तस्कीन पहुँचा दे तो 200 मुकदमात की भी कोई हैसियत नहीं है। अगर ये कॉलम्स आपके दुरुस्त है तो फिर मेरा ख्याल है कि मामला बहुत पेचीदा से पेचीदा तर होता चला जा रहा है। मुल्क को इस भंवर से निकालने में फिर सीधी बात है कि ये सारे रियासत के जो या इमरान मुखालिफ, चाहे वो हुकूमत है, ताकतवर हल्के हैं, जो भी जहाँ बैठा हुआ है, फिर वो इस दलदल से मुल्क को निकालने के लिए खान के साथ रब्ता करें। और मुझे पूरा यकीन है, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो दूसरी बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ वो ज़ाती इंतकाम लेना उसकी सरिश्त में शामिल नहीं है। माफ़ी की ख्वाहिश में मुल्क को, कौम का मज़ीद वक्त जो है मेरा ख्याल है बर्बाद नहीं करना चाहिए। 8 फरवरी को कौम के जवाब के बाद इमरान खान से माफ़ी की दरख्वास्तें करने और धमकियाँ देने वाले अब सिर्फ उनको चाहिए कि इस पूरे निज़ाम की हैयत पे गौर करें, यकीन करें, इससे उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। फिर जनाब मोहतरम सुहेल वड़ाई साहब ने अपनी इसी सीरीज़ का तीसरा कॉलम आज लिख मारा। इस कॉलम से इस बात की तस्दीक हो गई है कि सेम पेज फट चुका है। वही बात जो ये खाकसार कई हफ्तों से अपने नाज़रीन को बता रहा है कि बहरहाल इस कॉलम के साथ साथ 3-4 ख़बरों को मिलाकर कुछ अर्ज़ करने की जसारत करूँगा। सुहेल वड़ाई अपने आज के कॉलम में लिखते हैं कि अस्करियत को दिल से कबूल करने के बावजूद अक्सरियत बमानी हुकूमत खुद को मिलने वाली स्पेस से खुश नहीं है। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि अस्करी और सिविलियन तजाद की तारीख़ तो बहुत पुरानी है, मगर ये तजाद अब आखिरी हदों को छू रहा है।
दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान तज़ाद या इख्तलाफात आखिरी हदों को छू रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ये बात फील्ड मार्शल से ब्रसल्स में होने वाली मुलाकात के बाद कर रहे हैं। अब आते हैं चंद ऐसी ख़बरों की जानिब जिनसे पता चलता है कि सेम पेज वालों में इख्तलाफ किस नौइयत का है और किस स्टेज पर है। ख़बर है कि हुक्मरान ख़ानदान के 4 बड़ों की ऑडियो लीक हुई है। ये ख़बर है, मैं इसकी ना तस्दीक करता हूँ ना इसकी तरदीद कर सकता हूँ। मैंने भी आपकी तरह ये ख़बर पढ़ी है जिसमें इन चारों के दरमियान एक अहम शख्सियत के बारे में नामुनासिब अंदाज में गुफ्तगू की गई है। इसके साथ ही वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया जो है दोबारा अपनाने और 27वीं तरमीम को किसी भी सूरत कबूल ना करने की बात हुई है। और नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि आज लंदन में इसहाक डार साहब ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी अभी तो हमें 26वीं तरमीम ही हज़म नहीं हो रही, तो 27वीं तरमीम की कौम को ज़रूरत ही नहीं है। ये नाज़रीन मेरी दानिश में ये नून लीग की तरफ से पहला डिनाइल है 27वीं तरमीम का। ये पहला इनकार है, ऑफिशियल इनकार है जो इसहाक डार साहब ने खुले लफ्ज़ों में किया है। उन्होंने कहा है कि अभी तो 26वीं तरमीम हमारे गले में अटकी हुई है, हमें हज़म नहीं हो रही, तो 27वीं तरमीम की ज़रूरत ही नहीं है। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ़्ते ये खाकसार आप तक ये ख़बर पहुंचा चुका है कि कहीं ना कहीं ये खिचड़ी पक रही है कि 27वीं तरमीम की तरफ ना जाया जाए। और दोनों तरफ ये बात मौजूद है। ये बात इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कही जा रही है कि 27वीं तरमीम का डोल ना डाला जाए, और ये बात नून लीग के अंदर भी पाई जा रही है, डिस्कस हो रही है कि 26वीं तरमीम पर ही इक्तफ़ा किया जाए। अब इस बात के बाद ज़राए बताते हैं कि वो शख्सियात में से जो 4 शख्सियात जिनके दरमियान ये ऑडियो लीक है, मुबैना तौर पे मैं नहीं इसकी तस्दीक तरदीद कर रहा, लेकिन उनमें से 2 के बारे में कहा जा रहा है कि मुल्क छोड़ने पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है। इस ऑडियो लीक की कई रोज़ से बाज़गश्त सुनाई दे रही है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ कॉरिडोर्स में, और मैं इसकी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहा, मगर गुज़िश्ता रोज़ फैसल वावडा के बयान ने इसकी काफ़ी हद तक तस्दीक कर दी है। आज पहले तो इसहाक डार साहब ने कर दी है, गुज़िश्ता रोज़ फैसल वावडा ने की थी। वो कहते हैं कि मुनाफिक सियासतदानों की एक और साजिश पकड़ी गई है, सब अपनी अपनी सिमत ठीक कर लें। बिल्कुल एक वो हेड मास्टर के लहजे में बात करते हैं जब भी करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मुनाफिक सियासतदानों की एक और साजिश पकड़ी गई है, सब अपनी सिमत ठीक कर लें। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज कामयाब होंगी। अब जेल में बैठे इमरान खान तो साजिश करने से रहे ऑब्वियसली, तो किसकी तरफ इशारा है? ज़ाहिर है साजिश करने वाले ना सिर्फ बाहर मौजूद हैं बल्कि साजिश का इख्तियार भी रखते हैं। इस तनाजुर में एक और होशरुबा ख़बर सुन लें नाज़रीन। पंजाब में तैनात एक ब्यूरोक्रेट ने बताया कि पंजाब में हसास इदारों की टीमों ने करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी हैं। इन हसास इदारों की टीमें जो हैं वो सेक्रेटरीज से मंसूबों की फ़ाइल्स मांग रही हैं ताकि करप्शन की तहकीकात की जा सके। अब ज़राए का कहना यह है कि आने वाले दिनों में करप्शन की दास्तानें मीडिया की जीनत बनेंगी, बल्कि इसका आगाज़ भी हो गया। रोज़नामा डॉन ने चीनी दरामद का जो स्कैंडल है वो बेनकाब कर दिया, जिसके मुताबिक लंदन की कंपनी की $539 फ़ी टन और जर्मनी की कंपनी की $555 फ़ी टन चीनी की दरामद की बोली मुस्तरद करके स्विट्ज़रलैंड की फ़र्म की $580 और दुबई की कंपनी की $586 फ़ी टन चीनी की जो दरामद की बोली थी वो मंजूर कर ली गई है। आने वाले दिनों में ऐसे मज़ीद स्कैंडल सामने आने लगेंगे तो फिर लोग कानों को तो हाथ लगाएंगे। अब कुछ नाज़रीन बात कर लेते हैं हुक्मरान जमात बिलखुसूस नून लीग की कि वो किस चीज़ से डरी हुई है और उसने अपने तौर पर मज़ाहमत का क्या रोड मैप बना रखा है या सोच लिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को 27वीं तरमीम बारे बता दिया गया है, जिसकी राह हमवार करने के लिए बाकायदा मीडिया कैंपेन भी शुरू कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ मारूफ बिजनेसमैन और निगरान दौर के वज़ीर SM तनवीर का इंटरव्यू मीडिया में
खुसूसी तौर पे चलाया गया। एसएम तनवीर साहब का कहना था कि जी एनएफसी में वफाक का हिस्सा 42 और सूबों का 58% है, लेकिन एनएफसी से सूबों को जाने वाला हिस्सा नीचे मुंतकिल नहीं होता। वो कहते हैं कि जब आबादी चंद करोड़ थी तो हमारे पास 4 सूबे थे, आज आबादी 25 करोड़ है तो भी हमारे पास 4 सूबे हैं। मतलब मज़ीद सूबों को बनाने की बात मीडिया में फ़्लोट कर दी गई है और सोशल मीडिया में ग़ालिबन 8 से 12 सूबे बनाने की बात जो है वो चलाई गई है। अब ज़राए ये कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के साथ साथ पंजाब और सिंध पूरे समेत पूरे मुल्क में नए सूबों का क़याम जो है वो शामिल होगा। ख़्याल या ख़बरें ये कह रही हैं, उड़ती उड़ती ख़बरें ये कह रही हैं कि 3 सूबों, जबकि पंजाब को ग़ालिबन 3 सूबों में, जबकि केपी और सिंध को 2-2 सूबों में तकसीम किए जाने का मंसूबा है। यही वो स्कीम है जिसने शरीफ और जरदारी ख़ानदान की नींदें उड़ा रखी हैं। पस पर्दा होने वाली ये जंग जो है वो अब कमोबेश खुलकर सामने आ रही है। इस लड़ाई को जहन में रखते हुए सेनेटर इरफान सदीकी साहब का ये बयान देखें। वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ने अगर तय कर लिया तो कल से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे और शहबाज शरीफ असम्बली तोड़ देंगे। सदीकी साहब मज़ीद कहते हैं कि नवाज़ शरीफ कोई बयान नहीं देते ताकि इसलिए नहीं देते ताकि शहबाज शरीफ अपनी सोच से काम करें। अच्छा, ये सुन के भी वैसे खुशी हुई कि शहबाज शरीफ साहब की अपनी सोच है, तो वो कहते हैं कि अपनी सोच से ताकि वो काम कर सकें। लेकिन जिस दिन नवाज़ शरीफ ने कोई फ़ैसला कर लिया तो वही होगा जो नवाज़ शरीफ कहेंगे। इस बयान के ज़रिए नाज़रीन मुक़्तदिर क़ुव्वतों को ये पैगाम दिया गया है कि अगर हमें ज़्यादा तंग किया गया तो हम असम्बलियाँ तोड़ने से गुरेज़ नहीं करेंगे। इससे पहले एक ख़ास मकसद के तहत एक्सटेंशन की बातें भी की गई हैं। वक्त से बहुत पहले नवाज़ शरीफ हमेशा आर्मी चीफ़ को तोसी देने के ख़िलाफ़ रहे हैं, लेकिन बाद में दे भी देते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सेम पेज वालों में घुमसान का रन पड़ चुका है। इख्तलाफ नहीं है, अब इख्तलाफ से अगली स्टेज शुरू हो चुकी है। अब ज़राए ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ की शदीद ख्वाहिश है कि इस मामले में इमरान ख़ान भी उनके साथ हाथ मिला लें। और ज़राए कहते हैं कि जी अगले चंद रोज़ में कुछ अहम सहाफ़ी नवाज़ शरीफ का पैगाम लेकर अडयाला जाने की कोशिशें करेंगे। अगर ये कोशिश कामयाब हो गई तो ऑन कर लिया जाएगा, अगर ये कोशिश नाकाम हो गई तो फिर तरदीद कर देंगे, नहीं ऐसी बात थी नहीं, नवाज़ शरीफ साहब ने तो ऐसी बात की कोई नहीं, माजी में हो चुका। अच्छा नाज़रीन, मैडम मरियम नवाज़ साहिबा इन दिनों जापान के शानदार दौरे पर है। उनके महंगे जूतों और हैंड बैग्स के चर्चे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जापान आने से पहले वो 2 रोज़ थाईलैंड में रुकी हैं तो एयरफोर्स का तैयारा भी वहीं पे पार्क रहा। अब जापान में भी उनके साथ ही रहेगा। ये एयरफोर्स का वही तैयारा है जिसमें बैठ के इसहाक डार साहब मुल्क से फ़रार हुए थे। बहरहाल मैडम वज़ीर आला इस वक्त जापान में है, जहाँ उन्होंने पाकिस्तानियों के इज्तिमा से खिताब भी किया है। इस बारे में आपको गुज़िश्ता वीलॉग में बता दिया था कि इस तकरीब में शामिल होने वालों को किन किन पाबंदियों का सामना करना पड़ा, किन मराइल से गुजरना पड़ा, किस तरह उनकी स्क्रीनिंग की गई। अब जो खबर आई है वो पहली खबर से भी ज़्यादा दिलचस्प है। हुआ ये है कि मैडम वज़ीर आला को हुकूमत जापान ने सरकारी प्रोटोकॉल देने से तो इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें होटल में रिहाइश रखना पड़ी। और शहबाज गिल साहब जैसे शेर दे या वो इस तरह के चुटकुले छोड़ देते हैं, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता उनकी ये खबर दुरुस्त है या नहीं। शहबाज गिल साहब ने ये इंकशाफ किया है कि मैडम वज़ीर आला और उनके वफ्द को होटल के 8वें फ्लोर पर कमरे अलॉट किए गए। मोहतरम वज़ीर आला जब 8वें फ्लोर पर अपने कमरे की जानिब बढ़ी तो उनके साथ उनके वफ्द के कुछ अरकान भी थे। मैडम वज़ीर आला का जो कमरा अलॉट किया गया, अब मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही कि इस खबर की मैं तस्दीक करूं या तरदीद करूं, लेकिन शहबाज गिल साहब यही फरमा रहे हैं कि उस कमरे का नंबर 804 था। अब कमरे का नंबर देखते ही मैडम वज़ीर आला ने शोर मचा दिया कि वो इस कमरे में रिहाइश नहीं रखेंगी। ये पता नहीं मोहतरमा को कमरे के नंबर से डर लगा या उन्होंने अपने लिए नौसत समझा, मैं नहीं जानता। ज़राए के मुताबिक मैडम वज़ीर आला को काफ़ी समझाया गया मगर उन्होंने उस कमरे में रहने से साफ इनकार कर दिया। नाज़रीन, आखिर में असद अब्बास असद के 2-4 अशार सुन ले। जब्र के अंधेरों में बेरहम हवा लिख कर, जब्र के अंधेरों में बेरहम हवा लिख कर, रो पड़ा हूँ तुझको मैं आखिरी दिया लिख कर। तुमने सह लिए हैं गम मेरे वास्ते और मैं, तुमने सह लिए हैं गम मेरे वास्ते और मैं, सर झुकाए बैठा हूँ खुद को बेवफा लिख कर। उस जगह डटे हो तुम जिस जगह पे लोगों को, उस जगह डटे हो तुम जिस जगह पे लोगों को लोग मार देते हैं कोई हादसा लिख कर।
खून भी किया शामिल हमने अपनी राय में, खून भी किया शामिल हमने अपनी राय में, और कोई कैसे दे अपना फैसला लिख कर। ज़िक्र जब भी आता है बेगुनाह असीरों का, ज़िक्र जब भी आता है बेगुनाह असीरों का, हम मिसाल देते हैं तेरा हौसला लिख कर। दिल से मैंने पूछा है किसके साथ चलना है, दिल से मैंने पूछा है किसके साथ चलना है, दिल असद धड़कता है तेरा रास्ता लिख कर, दिल असद धड़कता है तेरा रास्ता लिख कर। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।